Hello students, this is Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this channel of economics, Amit Juneja Economics. So in this lecture we discuss about one of the most important topic of macroeconomics, that is the Keynesian views about the macroeconomics. In the last lecture we discussed about various views given by the classical economist about macro, but हमने उसको criticize किया कि actually those views are not given about the macroeconomics, rather they are given about micro and they implement the same rules of micro on the macro. मतलब उन्होंने try किया भी जिन rules and regulations, जिन laws, जिन theories से हम माइक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन्हीं से हम क्या करें, मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम जो है उनको हम सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट कर दें. दैट्स व्हाई जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो फेल हुए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1932. उसके बाद प्रोफेसर रेगनर फ्राइश एज यूजुअल हमने बात की थी. आफ्टर दैट हियर कम्स द केन्स. So today we discuss about the Keynesian views about macroeconomics. अब हम बिल्कुल क्लियर कट जो है वो कह सकते हैं कि जो केन्स है उसके जो व्यूज हैं वो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही होंगे. ठीक है, क्योंकि केन्स को हम पहले हमने लेक्चर में बात की थी कि केन्स को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा करते हैं. तो केन्स के व्यूज जो है वो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली जो है वो होंगे. अब केन्स जो है उसने क्या किया, उसके जो व्यूज हैं दे आर टोटली इनवर्स ऑफ दैट वाज व्हाट वाज सेइंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय द क्लासिकल्स. मतलब जो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा था उसके टोटली इनवर्स हैं. केन्स कहता कि अगर क्लासिकल के व्यूज ठीक होते तो फिर 1929 से 1932 की जो ग्रेट डिप्रेशन है उसकी प्रॉब्लम कैसे ना सॉल्व होती. तो सॉल्व होनी चाहिए थी, तो नहीं हुई. इसका मतलब उसके रूल जो है वो गलत थे. तो इसी को लेके केन्स ने अपनी बुक लिखी इन 1936. दैट बुक इज जर्नल थ्योरी of employment, interest and money. तो इस बुक के अंदर जो है उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अपने व्यूज जो है वो दिए, जो कि टोटली जो है वो क्लासिकल के अगेंस्ट थे. क्यों? क्योंकि केन्स जो है वो आया ही इसलिए था ताकि केन्स जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनको वो क्रिटिसाइज कर सके, तभी उसने इनको जो है वो क्रिटिसाइज किया. केन्स ने अपनी बुक के अंदर जो पहली बात की उसने ये कहा कि जब भी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी एनालिसिस होंगे तो दैट ऑलवेज शॉर्ट रन एनालिसिस. Why is a short run analysis? क्योंकि जो क्लासिकल्स थे वो ये कहते थे कि इकोनॉमी में जब भी एनालिसिस होंगे दैट आर ऑलवेज लॉन्ग रन. मतलब हम लॉन्ग रन के अंदर देखेंगे. लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर होगी. अगर डिसइक्विलिब्रियम्स हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर होंगे. लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे जो डिसइक्विलिब्रियम्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. केन्स ने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा और ये कहा कि व्हाट इज मेंट बाय लॉन्ग रन, कि आपकी लॉन्ग रन की डेफिनेशन जो है वो क्या है. आप कितने साल को लॉन्ग रन मान के चलते हैं. आपके अकॉर्डिंगली जो 2 साल हैं वो लॉन्ग रन है, या 5 इयर्स लॉन्ग रन है, 10 इयर्स लॉन्ग रन है, या 50 इयर्स लॉन्ग रन है, क्या है. जब तक आप अपने लॉन्ग रन को डिफाइन नहीं करते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी. अगर मुझे कोई ये कहे कि आप ना अभी तो शॉर्ट रन है, अभी तो इकोनॉमी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम के अंदर है, यू वेट फॉर द लॉन्ग रन टू कम. जब लॉन्ग रन आएगा ना तो अपने आप इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. आप देख लेना लॉन्ग रन में हम इक्विलिब्रियम में होंगे.
मैंने पूछा कि लॉन्ग रन कितने टाइम का होता है, वो कहता है लॉन्ग रन होगा यही कोई अप्रोक्सीमेटली ऑफ 300 इयर्स। अब सोचो कि 300 इयर्स में वो मुझे कह रहा है कि 300 इयर्स में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब मैं तो 300 इयर्स में रहूंगा ही नहीं, तो मुझे क्या पता अभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आई या नहीं आई। तो यही बात जो है वो केन्स ने कही। केन्स कहता इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, लॉन्ग रन में हम सारे लोग मर जाते हैं, लॉन्ग रन में हमें कुछ नहीं पता लगता कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में थी या नहीं थी। अब सोचो अगर कोई मुझे ये कहे कि लो जी 300 साल के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो मैं कौन सा 300 साल के बाद रहने वाला हूं, मुझे क्या पता कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। तो इसलिए केन्स कहता है कि इकोनॉमी में जितने भी एनालिसिस होने चाहिए वो सारे के सारे शॉर्ट रन में होने चाहिए, लॉन्ग रन में कोई भी एनालिसिस जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन की कोई भी डेफिनेशन जो है वो नहीं होती। तो सिर्फ उसी टाइम की बात कीजिए जिस टाइम तक आप अपने आप को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, जिस टाइम पर आप वो इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम जो भी हैं आप उनको देख सकते हैं। कोई एक ऐसा हाइपोथेटिकल टाइम दे देना कि लो जी 500 इयर्स के बाद इकोनॉमी विल बी इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू चेक दैट आफ्टर 500 years economy is really in the equilibrium position or not. It is not possible for me and it is not possible for every one of us. It's not possible. So क्या होना चाहिए, जो एक एनालिसिस होने चाहिए इकोनॉमी के अंदर वो सारे के सारे जो हैं वो शॉर्ट रन एनालिसिस जो हैं वो होने चाहिए। नंबर 2, केन्स ने बात की कि इकोनॉमी के अंदर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होता। उसने कहा कि एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर हमेशा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो हुआ करता है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, केन्स कहता कि जो क्लासिकल्स हैं उन्होंने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी उसी को घुमा दिया, उसी को मोल्ड करके प्रेजेंट किया। कैसे, वो कहते हैं अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम बताते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएं, अब माइक्रो स्टडी करती है डिमांड और सप्लाई को, मैक्रो ने क्या करना है, उसने स्टडी करना है डिमांड की जगह पे एग्रीगेट डिमांड को और सप्लाई की जगह पे एग्रीगेट सप्लाई को। तो जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है वो आते हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम आते हैं वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। केन्स कहता इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब ये कौन से जो है लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ही बराबर होंगे। वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी बराबर हो सकते हैं और वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बराबर हो सकते हैं और वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी बराबर हो सकते हैं। मतलब आप ये मत कहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्लासिकल्स को केन्स कह रहा है आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे। अब ये कहां लिखा भी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही बराबर होंगे। अगर मैं एक कर्व बना दूं एग्रीगेट डिमांड की, एक बना दूं एग्रीगेट सप्लाई की, तो वो तो कहीं पर भी कट कर सकते हैं। कैसे, हम बात करते हैं, ये हम पूरा का पूरा एक चैप्टर करने वाले हैं, मैं आपको इसकी थोड़ा सा हिंट देता हूं कि यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई ले लेते हैं। ये कर्व बनाने वाला हूं एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की, ये हम बाद में डिटेल में भी करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड की कर्व जो है वो ऐसे होती है, दिस इज अ एग्रीगेट डिमांड कर्व। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो 0 से शुरू होती है, अकॉर्डिंग टू केन्स पहले वो फुल ऐसे जाती है ऊपर, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है। जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा तो वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा उसके बाद इकोनॉमी के अंदर, और अब सोचो फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है
और मतलब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है। इसका मतलब जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन कहां से करेंगे? अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सप्लाई भी नहीं होगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये कैसे हुई ये हम अपने 5th चैप्टर में बात करेंगे। तो अब जो है, अब आपके पास टोटल इकोनॉमी के अंदर ON पीपल हैं काम करने वाले। क्यों? देखो, अगर ON सारे हैं, मैंने क्या किया, सभी को काम पे लगा दिया, तो रिजल्ट क्या निकला? सारे लग गए काम पे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। फुल एम्प्लॉयमेंट आया तो ही एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होगी। मतलब एग्रीगेट सप्लाई वहां पर कांस्टेंट होगी जहां पर सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको काम मिल रहा होगा। अब वो कहां पे जाके कांस्टेंट हुई? यहां पे F पॉइंट पे। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट कहां पे आया? F पे। पर अगर हम ध्यान से देखें, ये एग्रीगेट सप्लाई की कर्व जा रही है रेड कलर वाली, ये एग्रीगेट डिमांड है, मैं इसको गलती से एग्रीगेट सप्लाई लिख बैठा, यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड की कर्व है ब्लैक कलर वाली। अब ये जो दोनों कर्व हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस E पॉइंट पे। अब E पॉइंट के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम आया E पे, जहां पे कितने लोगों को काम मिलेगा? N1 को। अब काम मिल रहा है N1 को, पर है कितने N? तो ये N1N क्या है? ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गए, पर फुल एम्प्लॉयमेंट तो आया ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये भी हो सकता है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ये AD ना हो, वो ये AD1 हो। तो अब AD1 जो है वो सप्लाई कर्व को कहां पे कट कर रही है? F पॉइंट पे। तो अब इक्विलिब्रियम फिर आया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फिर बराबर हुए। इसका मतलब अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कौन से पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये भी हो सकता है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड की कर्व है वो AD1 भी ना हो, वो AD2 हो जाए। अब ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यहाँ पे E पॉइंट पे कट कर रही है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के भी बाद है। यानी वो केन्स कहता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर इक्वल होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। अब वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकते हैं बराबर, वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बराबर हो सकते हैं, और वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। पर आउट ऑफ दीज थ्री, this is the underemployment equilibrium, this is the full employment equilibrium, and this is the over full employment equilibrium, तीनों के अंदर the most realistic situation is under employment equilibrium। यानी केन्स कहता है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम्स होंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको काम नहीं मिल रहा होगा, they are involuntarily unemployed। I am repeating my words, involuntarily unemployed means what? They want to work but they are not getting the work, that's why they are unemployed not due to their own intentions but they are involuntarily, वो चाहते नहीं हैं, वो voluntarily unemployed नहीं है, वो चाहते हैं काम करना, existing wage rate पे काम करना चाहते हैं, काम को करने के able हैं, पर काम नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि केन्स इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स देता है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आता। वो सोच के देखो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, कि ये हुआ कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट आए वहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई हम कहां पे कर रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, मतलब हम सारे के सारे लोगों को काम दे रहे हैं। सोच के देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली सप्लाई करना, मैं जितने भी लोग हैं सबको काम दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली जितनी प्रोडक्शन हो सकती थी कर ली, और उसके अकॉर्डिंगली जितनी सप्लाई हो सकती थी कर ली, ठीक है, वो एग्रीगेट सप्लाई। अब ये कहते हैं कि अब जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई हुई है, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर 100 लेबरर्स हैं, आपने 100 के 100 लेबरर को काम दे दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। एक लेबरर जो है वो आपको 5 शर्ट्स बना के देता है, इसका मतलब आपके यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो हुई 500 शर्ट्स की। तो अगर प्रोडक्शन 500 शर्ट्स की हुई है तो आप सप्लाई कितनी करेंगे? 500 शर्ट की।
अब क्या होगा, अब वो कहता है कि अब फुल एम्प्लॉयमेंट तब आएगा, आप सारे लोगों को काम तब देंगे जब इकोनॉमी में डिमांड भी 500 शर्ट्स की होगी। तो सोचो, आप सारे लोगों को काम दे रहे हैं, सब लोगों को काम दे दिया, 500 शर्ट्स प्रोड्यूस हो गई, आपने उसकी सप्लाई कर दी। अगर मार्केट में डिमांड भी 500 शर्ट्स की होगी तो ही आप 500 शर्ट्स बनाओगे, तो ही आप 100 लोगों को काम दोगे। सपोज करो अगर मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो 500 शर्ट की है ही नहीं, जो डिमांड है दैट इज ओनली ऑफ 300 शर्ट्स। अब डिमांड 300 शर्ट की है, अब एक लेबरर आपको 5 शर्ट बना के देता है, तो अब आपने प्रोडक्शन कितनी करानी है, आपने प्रोडक्शन करानी है 300 शर्ट्स की, क्योंकि मार्केट में डिमांड 300 शर्ट्स की है। तो आप एक लेबरर अगर आपको 5 शर्ट बना के देता है तो आप कितने लेबरर को काम दोगे, 60 को काम दोगे। एक्चुअली थे कितने, 100 लेबरर्स अवेलेबल थे, आपने काम किसको दिया, 60 को, तो 40 लेबरर जो हैं वो क्या होंगे, वो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयड हैं वो होंगे। अब सोचो कि डिमांड कितनी, 300 शर्ट्स की, आपने सप्लाई भी कितनी करी, 300 शर्ट्स की, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल तो हो गए, पर क्या इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आया, नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आना होता तो 100 लोगों को काम मिलता, काम मिल रहा है 60 को, इट मींस कि 40 लेबरर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड होंगे। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, तो केन्स मान के चलता है कि इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, पर वो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होता, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होता है। मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, पर उस टाइम पे सभी लोगों को काम जो है वो नहीं मिल रहा होता। नंबर 3 जो केन्स बात करता है वो करता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मस्ट। ठीक है, केन्स कहता है कि जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के इकोनॉमी में कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं आ सकते। कैसे, वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना इक्विलिब्रियम आने होते तो फिर वो तो जो अनएम्प्लॉयमेंट आई थी, वो जो डिप्रेशन आई थी 1929 1932 वाली, वो तो अपने आप ठीक हो गई होती ना, तो फिर वो सॉल्व क्यों नहीं हुई। अगर मार्केट फोर्सेस इतनी पावरफुल होती कि सारा कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्यों आती, वो प्रॉब्लम आई किसलिए आई, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेस जो हैं उन्होंने अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स नहीं किए। केन्स कहता है क्या होता है कि बेसिकली अब जब केन्स इसकी बात करता है ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, तो वो कहता है कि जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है ना, एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे तो गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अब सोचो जब डिप्रेशन होती है तो उस टाइम पे इकोनॉमी में जो डिमांड का लेवल है वो कम होता है। अब डिमांड ही नहीं होगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, तो प्रोडक्शन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं करनी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काम क्यों देंगे लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगा, लोगों को जो इनकम मिलनी है वो भी कम हो जाएगी। अगर इनकम कम मिलेगी तो क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी फिर डिमांड कम हो गई, फिर प्रोडक्शन कम होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, फिर इनकम कम होगी, फिर डिमांड कम होगी, तो ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा और आपकी इकोनॉमी जो है वो कहां फंसेगी जाके, वो फंसेगी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर आपकी इकोनॉमी जो है वो फंस जाएगी। क्यों फंसेगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा,
ट्रैप क्या होता है? ट्रैप मतलब जो रैट्स होते हैं, रैट उसको हम ट्रैप कर लेते हैं, जाल में फंसा लेते हैं, है ना? तो ट्रैप का मतलब है जाल। कौन सा जाल? इक्विलिब्रियम का। कौन सा इक्विलिब्रियम? लो लेवल वाला। यानी इसमें क्या होगा, अगर एक चीज का लेवल कम होगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरी चीज का लेवल कम कराएगा। जो दूसरी चीज का लेवल कम है वो तीसरी का लेवल कम कराएगा, फिर वो फोर्थ का, फिफ्थ का, वापस फर्स्ट पे। तो एक लो लेवल वाला सर्कल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। कैसे? यहां से देखिए, डिमांड कम थी, उसने प्रोडक्शन को कम करा दिया। प्रोडक्शन कम थी तो उसने एम्प्लॉयमेंट को कम करा दिया। एम्प्लॉयमेंट कम थी तो उसने इनकम को कम करा दिया। इनकम कम थी तो उसने फिर डिमांड को कम करा दिया। अब डिमांड कम हुई तो फिर हम यहाँ पे पहुंच गए। अब फिर वो प्रोडक्शन को कम कराएगी, एम्प्लॉयमेंट को कम कराएगी, इनकम को कम कराएगी, डिमांड को कम कराएगी, फिर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हर बार चीजें पहले से क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। इसी को कहेंगे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब अगर आपने इस ट्रैप से निकलना है तो आपको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जरूरी है। अब क्या होगा, जब इस तरह के लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप होंगे उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करेगी बाय यूजिंग इट्स टू पॉलिसी। वन इज द फिस्कल पॉलिसी एंड अदर इज द मॉनेटरी पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये हमारे पूरे चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हम इनको डिस्कस करेंगे इन दो चैप्टर। फर्स्टली हम थोड़ा आइडिया लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल जो वर्ड बना है वो बना है फिस्क से। फिस्क मींस ट्रेजरी। अब ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रेजरी क्या होता है? खजाना। अब गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के खजाने में कितने पैसे होंगे, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। वन इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कितने पैसे? सिंपल, जितनी गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा और जितना एक्सपेंडिचर कम उतने ट्रेजरी में पैसे ज्यादा। नंबर टू, जितनी इनकम कम और जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा उतने ट्रेजरी में पैसे कम। So fiscal policy relates with the income and expenditure of the government. अब गवर्नमेंट को इनकम कहां से होती है? जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जो हम गवर्नमेंट को फीस देते हैं, फाइन देते हैं, इससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां पे करती है? स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लाईओवर, डैम, ब्रिजेस, इनके ऊपर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस एंड सो ऑन। सो अब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ना इकोनॉमी में इंटरफेयर करेगी। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी, नाम से क्लियर कीजिए, मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड पॉलिसी। अब मनी के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम मनी की डिमांड कर सकते हैं या फिर मनी की सप्लाई हो सकती है। अब सप्लाई कौन करेगा मनी की? अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में मनी की सप्लाई कौन करता है? मतलब मनी कौन मार्केट में भेजता है? सो डोंट से इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो, देयर आर टू इंस्टीट्यूशंस। वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नंबर टू इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाई? अगर आप के पास कोई कॉइन है तो आप उस कॉइन को चेक करना, उस कॉइन के ऊपर लिखा होगा भारत। अगर आपके पास 1 रुपी नोट है उसके ऊपर चेक करना, लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अगर आप 2 रुपी से लेके जितना मर्जी ऊपर वाला 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड सो ऑन, जो भी नोट है चेक करो, ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और नीचे जो साइन है वो है गवर्नर ऑफ इंडिया के, गवर्नर ऑफ आरबीआई, उसके साइन है। 2 रुपए से लेके और उसके ऊपर के जितने भी नोट हैं 2 रुपए से अबव, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड सो ऑन, जितने भी हैं they are issued by the Reserve Bank of India, so they bear a signature of the governor of RBI. अगर आप 1 रुपए का नोट देखें, that 1 rupee note is not issued by RBI, that is issued by the भारतीय सरकार or the government of India, and it bears the signature of the finance secretary. Okay,
जितने भी कॉइन्स हैं उनके ऊपर भी कहीं पर भी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा होता, उनके ऊपर क्या लिखा होता है, भारत। आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में मनी सप्लाई करने वाले दो लोग हैं। जितने भी कॉइन्स आते हैं 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपी का नोट दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रुपी 2 नोट एंड अबव आर इशूड बाय द आरबीआई। तो अब कितनी सप्लाई होगी और लोगों को मनी की कितनी डिमांड करानी है, मतलब लोग बैंक से जाके कितने पैसे लेके आए, दैट इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे? आरबीआई चाहता है कि लोग जो हैं वो बैंकों से ज्यादा लोन लें, तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। अगर वो चाहता है कि लोग बैंकों से लोन कम लें तो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करती है। अब इनकी इंटरफेरेंस के बिना इकोनॉमी के डिसइक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं हो सकते। केन्स ने एक और बात की, केन्स कहता एक वर्ड होता है उसको हम कहते हैं पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है? पंप प्राइमिंग को आप हैंड पंप की एग्जांपल से समझ सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों के घर पे हैंड पंप हुआ करते थे। अब कई बार क्या होता था, हैंड पंप, अब ये अपने पेरेंट्स से या आपके टीचर आपको बता सकते हैं ये चीज, कि कई बार क्या होता था कि जो हैंड पंप के अंदर जो पानी है ना वो नीचे चला जाता था। तो फिर हम लोग क्या करते थे, अपनी तरफ से एक जग पानी लिया, हैंडपंप में डाला और पंप किया। ओके, तो जो अंदर पानी पड़ा होता था वो बाहर आ जाता था। अब वही चीज है, अब जो वो हैंड पंप में पानी अंदर चला गया वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट लोगों की इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमी में है डिप्रेशन, मंदी, अब प्राइवेट लोग तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, वो तो चली गई अंदर। अब उसको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकलेगी? अब गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक डिब्बा पानी का उसमें डालना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर पंप चलाना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनिशिएट करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस करना पड़ेगा। तब क्या होगा, जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर डिमांड शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, कंजम्पशन शुरू हो जाएगी। अब प्राइवेट वालों को लगेगा देवी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी थी तो गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है तो हमें भी करनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जो उनका वो पानी हैंडपंप के अंदर पड़ा था वो बाहर आ जाएगा, मतलब प्राइवेट लोग भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देंगे। देखिए आमतौर पे गवर्नमेंट क्या करती है, हम आमतौर पे न्यूज चैनल के अंदर सुनते हैं या न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट समिट्स कराती है। समिट मींस कॉन्फ्रेंसेस कराती है, जिसमें बहुत सारे जो बहुत ही हाई प्रोफाइल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको बुलाया जाता है अपनी स्टेट के अंदर। उनको कहा जाता है आप हमारी स्टेट में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको ये वाली फैसिलिटीज देंगे। अब गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी तो ही वो आएंगे, अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं देगी तो वो नहीं आएंगे। तो क्या होगा, गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत कंपल्सरी है। केन्स कहते हैं इसके बिना तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकते, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन। तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर जो है वो करना पड़ेगा। एक और जो केन्स ने बात कही, अब इसकी और जो क्लासिकल हैं उनकी जो व्यूज हैं वो मिलते हैं, जब केन्स भी बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। पर डिफरेंस ये है कि ये मान के चलते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर ये होता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वली एफिशिएंट है, सारे अच्छा काम करेंगे। यानी जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। व्हाई? अब सोचो, एक इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने वाला एक पर्सन है, लेट इट बी पर्सन की मोनोपोली। अब उसको पता है मैं अकेला हूं चीज को प्रोड्यूस करने वाला, और तो कोई है नहीं। अब अगर वो अकेला है तो अगर जितनी चीज लोगों को रिक्वायर्ड है अगर वो उतनी ही चीज लोगों को दे देगा तो क्या होगा, लोग उसको कभी भी ज्यादा पैसे नहीं देंगे, क्योंकि जितनी चीज चाहिए थी उतनी मिल गई, तो वो ज्यादा पैसे क्यों ले पाएगा? वो अकेला है, वो तो कहता है मैंने तो प्रॉफिट खाने हैं, तो वो क्या करेगा, जितनी चीज लोगों को रिक्वायर्ड है उससे कम देगा।
ताकि जानबूझ के एक तरह की स्कैर्सिटी क्रिएट की जाए, डेफिशिएंसी क्रिएट की जाए, ताकि जितना पैसा ज्यादा मैं लेना चाहता हूं उतना मैं ले पाऊं। तो क्या होगा, वो अपने रिसोर्सेज को कभी भी बेस्ट यूटिलाइज नहीं करेगा। पर जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पहली चीज ही ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, मैंने एक वर्ड यूज किया इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। जैसे अब प्रोडक्शन का डिसीजन कौन लेगा? प्रोड्यूसर, देन ही इज एन इकोनॉमिक एजेंट। Who takes the decisions about the consumption? That will be the consumer. So who is the economic agent? Investment का decision, investor, तो he is an economic agent. Finance का decision, financer, तो he is an economic agent. तो जितने भी इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, either is a producer or the consumer or the investor or the distributor or the exchanger or the financer, वो अपने सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, every one of them will utilize their resources optimally, efficiently and fully. So अगर मोनोपोली मान लें तो रिसोर्सेज ऑप्टिमली, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं होंगे। दैट्स व्हाई केन्स मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन होता है व्हेन व्हिच द रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। मतलब हम इकोनॉमी को जो बेस्ट पोजीशन अचीव कराना चाहते हैं, वी आर एबल टू अचीव दैट बेस्ट पोजीशन विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज द बेसिक assumption of economics is the limited resources and the unlimited wants, and the limited resources have alternative uses as well, and there is a problem of a choice. So अगर perfect competition होगा, only in that case we are able to optimally utilize the resources which are limited in use and which have alternative uses. So this is the views given by Keynes in his book General Theory of Employment, Interest and Money, that there will be always a short-run analysis in the economy. There exists always a under full employment equilibrium in the economy. Government interference is must, and there is perfect competition in the market. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये पता लग रहा है कि जो क्लासिकल्स थे उन्होंने भी 4 टाइप ऑफ व्यूज दिए थे, जो केन्स है उसने भी 4 टाइप ऑफ व्यूज दिए हैं, बट जो केन्सियन व्यूज हैं दे आर टोटली इनवर्स दैट ऑफ द क्लासिकल्स। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स व्यूज दे रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से इसलिए करना है क्योंकि इसके बाद हमने जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, दैट एंटायर डिपेंड्स अपॉन दीज 4 assumptions, that of short run analysis, under full employment equilibrium, government interference is must, and there is perfect competition in the economy. So this was the views given by Keynes. तो I hope कि आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा। If there is any doubt then please put it in the comment box. मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। Till then it's goodbye from my side. Thank you very much.